मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। जिंदगी जख्मों से भरी है, वक्त को मरहम बनाना सीख लो। हारना तो है एक दिन मौत से, फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। फिलहाल जिंदगी जीना सीख लो। इन सुंदर सी पंक्ति के साथ ही आज हम लेकर आए हैं रीट के समस्त विद्यार्थियों के लिए बहुत ही शानदार वीडियो। इससे पहले हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हमने पुराने पेपर जो आपके हो चुके हैं 2011-12 और उसके बाद में जितने भी आपके आरटेट या रीट के पेपर हुए हैं उन सब को सॉल्व करवाया जा रहा है। तो सबसे पहले दोस्तों वीडियो बनाने में विलंब होने के लिए सबसे हम सॉरी कहना चाहेंगे। कोई काम में व्यस्तता के कारण हम वीडियो नहीं बना सके, लेकिन अब आपको समय पर वीडियो उपलब्ध होते रहेंगे, लगातार आपको वीडियो मिलते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम आपको बताने वाले हैं 2011 का जो L2 का पेपर हुआ है उसके अंदर संस्कृत भाषा, जिसके अंदर सेकंड वाली जो भाषा जिन लोगों ने ली थी या फिर आपके पास नहीं भी थी तो भी कोई बात नहीं है, क्योंकि हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पुराने पेपर से भी प्रश्न आपके आ जाते हैं। इसीलिए हमने ये एक सीरीज स्टार्ट की है कि जितने भी पेपर आपके हो चुके हैं उन सभी प्रश्नों को व्याख्या के साथ में आपको समझाया जाए, जिससे कि आपको निश्चित रूप से सफलता मिल सके और कहीं कोई दिक्कत आपको संस्कृत विषय में नहीं आए। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। आप सब फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कर दो, क्योंकि इस पे हम सारी जानकारी आपको देने वाले हैं। देखिए जैसा कि स्क्रीन पर दिख रहा है, यहाँ लिखा हुआ है आपका खंड 3rd है, भाषा आपकी 2nd है और संस्कृत भाषा है। अत्र 30 प्रश्नानि सन्ति सर्वे प्रश्नाः समाधेयाः। चलिए सबसे पहला प्रश्न समझते हैं। आप सब भी अपना अपना आंसर अपने मन में सोच कर रखें और अपना आकलन स्वयं करें कि भाई आपका कितना स्कोर हो रहा था, आप कितना सही कर पा रहे हैं, आपकी तैयारी किस लेवल की है। चलिए सबसे पहले आपको मौका मिलेगा। सबसे पहला प्रश्न है हमारा 61 नंबर का प्रश्न है वर्णस्य उच्चारण स्थानम विद्यते। ये प्रश्न बहुत ही सिंपल प्रश्न, आप जितने भी पेपर्स को देखोगे उच्चारण स्थान से संबंधित प्रश्न आपके जरूर आया है। तो बताइए ह वर्ण का उच्चारण स्थान कौन सा है? ऑप्शन है मूर्धा, तालु, कंठ, नासिका। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। चलिए फटाफट अपना आंसर सोच लीजिए, क्या आंसर होगा। चलिए बताइए। बिल्कुल सही है भाई, आपका आंसर एकदम करेक्ट है। ये आंसर जिसने भी बताया है बिल्कुल सही है भाई। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी, कंठ है, यानी ह वर्ण से उच्चारण स्थान कंठ होगा। अब कैसे होगा हम आपको बता देते हैं। आपने जब उच्चारण स्थान याद किए होंगे तो उसमें कुछ पंक्ति है, यानी कि सूत्र के रूप में। जैसे पहला ही सूत्र होता है अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है। अकु है विसर्जनीय नाम कंठ है, मतलब अ का वर्ग, ह और विसर्ग, इन सभी वर्णों का उच्चारण स्थान जो होगा वो क्या होगा भाई? हाँ, कंठ होगा। तो है का उच्चारण स्थान कंठ हो जाएगा, ए का भी कंठ होगा, क वर्ग का कंठ होगा, है का और विसर्ग का, इन सभी का कंठ होता है। ठीक, अब बाकी ऑप्शन जो दिए हुए हैं इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम कर लेते हैं। जैसे सबसे पहले ऑप्शन में लिखा हुआ है, राइट आंसर तो पता लग ही गया आपको। सबसे पहले लिख रहा है मूर्धा। अब मूर्धा तो आपको पता है भाई, ऋटु रसाणा मूर्धा, ये एक सूत्र चलता है, ऋटु रसाणा मूर्धा, यानी कि री, टवर्ग, र और श, इन सभी का उच्चारण स्थान आपका मूर्धा होता है भाई। तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता। देखो अगला ऑप्शन है इसमें तालु। तो तालु किसका होता है भाई बताइए? इचु यशानाम तालु। तो ई, चवर्ग, ये और शय, इन सभी का उच्चारण स्थान तालु से होता है। ठीक, तो ये भी हमारे इसमें आंसर में नहीं होगा। अगला है नासिका। नासिका अनुस्वारस्य, तो अनुस्वार का उच्चारण स्थान आपका नासिका से होता है। ऐसे करके आपके ऑप्शन बाकी सारे हो जाते हैं और राइट आंसर आपका हो जाता है कंठ। ठीक, अगला प्रश्न समझते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये प्रश्न हमारा एकदम सही हो जाता है। 62 नंबर का प्रश्न है ए स्वर वर्णस्य उच्चारण स्थानम भवति। ए स्वर वर्ण का उच्चारण स्थान आपको बताना है। सिंपल, जो ए होता है हमारा, इसका उच्चारण स्थान क्या है
आपको ये बताना है। ऑप्शन है आपके सामने कंठोष्ठ, दंतोष्ठ, कंठतालु, नासिका। चलिए बताइए क्या आंसर होगा आपका। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, अपना अपना आंसर सोच लीजिए फटाफट। बिल्कुल सही है भाई, आपका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि कंठतालु। एदई तो कंठतालु, सूत्र है एदई तो कंठतालु, ए दई तो हो कंठतालु, यानी ए और आई इनका उच्चारण स्थान कंठ और तालु से होता है, ये मतलब है इसका। ठीक है, अब देखो कंठतालु इसका आंसर हो जाएगा। अब बाकी ऑप्शन को देख लेते हैं। जैसे पहला ऑप्शन आपके लिखा हुआ है कंठोष्ठ, तो कंठोष्ठ किसका होता है, ओदौ तो कंठोष्ठम। ओ और औ का जो उच्चारण स्थान होगा वो कंठ और ओष्ठ होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है दंतोष्ठ, दंतोष्ठ किसका होता है बताइए, वकारस्य दंतोष्ठम, बिल्कुल सही है भाई, तो वकार का होगा दंतोष्ठ। तो ठीक, अब नासिका किसका होगा, नासिका का आपको बताया था अभी, नासिका अनुस्वार से, तो अनुस्वार जो होगा उसका उच्चारण स्थान नासिका से होता है। तो ऐसे करके हमारा ए का पूछा गया यहाँ पर, तो ए का तो हो जाएगा एदई तो कंठ तालुहु, तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर पे। ठीक है, चलिए अगला हमारा जो सवाल है वो भी उच्चारण स्थान से संबंधित ही है। चलिए देख लेते हैं, सवाल है आपका मूर्धा उच्चारण स्थानम कथ्यते, यानी मूर्धा उच्चारण स्थान कहलाता है किसका, किसका होगा, किसका कहते हैं मूर्धा उच्चारण स्थान। तो बताइए ऑप्शन है आपका ल वर्णस्य, रे वर्णस्य, ये वर्णस्य, ने वर्णस्य। बताइए अपना अपना आंसर सोच के रखें सब, कौन सा होगा। हाँ बिल्कुल करेक्ट है भाई, 63 नंबर का आंसर हो जाएगा बे नंबर का, यानी कि र वर्ण जो है इसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है, क्योंकि एक सूत्र चलता है ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, ऋतु रसाणाम मूर्धा, यानी कि री, टवर्ग, रे और श इन सभी का उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है। तो ऋतु रसाणाम मूर्धा, ये सूत्र याद रखना होगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं भाई, ये हमारा हो जाता है। तो उच्चारण स्थान से संबंधित जो भी हमारे प्रश्न हैं वो सारे के सारे हो जाते हैं। चलो अब हमारा अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा देखिए, सवाल है स्वराहा कति। बहुत बार ये प्रश्न पूछा गया है, इसलिए बहुत अच्छे से समझ करके उत्तर देना है आपको। सवाल चाहे सुनने में दिखने में सरल लग रहा हो, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई लॉजिक जरूर होता है। सवाल है कि स्वर कितने हैं, बिल्कुल सिंपल सवाल है संस्कृत के अंदर। अब देखो स्वर कितने हैं, यदि इस प्रकार का प्रश्न आता है तो आपको उत्तर देना है माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से। माहेश्वर सूत्रों को आपको ध्यान में रखना है, माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से आपको स्वर बनाने हैं। आपको स्वरों का एक दूसरा नाम पता होगा अच, यानी स्वरों को हम अच भी कहते हैं भाई, क्या कहते हैं अच, और अच एक प्रत्याहार है। अब अच प्रत्याहार को बनाने के लिए हम माहेश्वर सूत्रों में सूत्र बोलेंगे, तो चलिए बोलना स्टार्ट करते हैं और अच कहाँ पर बनता है ये समझ लेते हैं, उसी से हमारा ये स्वर कितने हैं ये इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखिए पहला, सबसे पहला जो हमारा सूत्र होता है वो होता है अ ई ऊण, अ ई ऊण, ठीक है, अ ई ऊण। दूसरा होता है री लृक, री लृक। फिर होता है ए और ओंग। फिर होता है आई औच। होता है कि नहीं होता है भाई। तो ये हमारे जो सूत्र हैं इनमें आपको पता है कि जब प्रत्याहार बनाते हैं तो लास्ट वाले को हटा दिया जाता है, इसकी काउंटिंग नहीं होती है। और जब आपको ये अच में से च लास्ट वाला मिल जाएगा वहीं पर आपको रुक जाना है। तो अब यहाँ से आप देखेंगे ऐसे लेकर के और च तक जितने भी वर्ण आपके बीच में आ चुके हैं इन सबको स्वर कहते हैं। जैसे आपने बस पर लिखा देखा होगा कोटा से जयपुर, तो कोटा जयपुर लिखा देखा होगा, इसका मतलब है कि कोटा से गाड़ी चलेगी और जयपुर तक जाएगी। अब इस बीच में जितने भी गांव आएंगे वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं, उनको लिखने की आवश्यकता नहीं होती है, बताने की आवश्यकता नहीं होती है। सेम सिस्टम आपका प्रत्याहारों में होता है। तो प्रत्याहारों में देखिए शामिल हो जाएगा ए ई उ, री री, ए ओ, आई औ। अब इन सबको काउंट कर लो कितने हो रहे हैं, वही आपका उत्तर हो जाएगा स्वर कितने हैं।
तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये हमारे टोटल 9 स्वर आ रहे हैं भाई। ठीक है, तो आपका जो आंसर होगा वह 9 ही होगा। कितना होगा? 9। तो आप इसमें 9 ढूंढ लीजिए। आपके इस प्रश्न में ऑप्शन देखिए 9 कहीं पर आ रहा है क्या? वही आंसर है आपका। चलो देखते हैं। देखो सबसे पहले लिख रहा है पंच, गलत। अष्टौ, गलत। एकादश, गलत। अब लास्ट में आपका ऑप्शन लिख रहा है भाई नव, बिल्कुल सही है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नव यानी 9। तो संस्कृत में पूछा जाता है कि स्वर कितने हैं, तो 9 उत्तर देना है आपको। अब 9 क्यों होते हैं हमने पूरी व्याख्या आपको बताई है, माहेश्वर सूत्रों के हिसाब से आपको बताना है। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं। अब हमारा जो अगला सवाल है बहुत ही अच्छा सवाल है, कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसलिए हमने आपसे बार बार कह रहे हैं कि भाई आपको अच्छे से याद रखना है, अच्छे से समझना है आपको। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है हमारा बहुत ही अच्छा सवाल है, सिंपल सवाल है एकदम। देखिए सवाल कह रहा है आपसे, देखिए कि त्रि शब्दस्य स्त्रीलिंगे प्रथमा विभक्ते बहुवचने रूपम भवति। ये कह रहा है कि भाई त्रि शब्द जो है, त्रि यानी 3 होता है संस्कृत के अंदर, तो जो हमारा त्रि शब्द है इसका स्त्रीलिंग के अंदर, अब त्रि का आपको पता है कि पुल्लिंग में भी रूप चलता है, स्त्रीलिंग में भी चलता है और नपुंसक लिंग में भी चलता है। तो ये पूछ रहा है स्त्रीलिंग के अंदर आपको बताना है प्रथमा विभक्ति और बहुवचन का रूप। तो प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप आपको बताना है भाई। तो देखिए अपना अपना आंसर ढूंढ लीजिए। ऑप्शन है त्रीणी, तिस्रः, त्रयः, त्रिभिः। आप अपना आंसर ढूंढ के रखें, क्या होगा आंसर इसका, चलिए बताइए। तो सबसे पहले तो आपको हम बता दें कि यह त्रि शब्द का आप रूप चलाओगे तो कैसे चलता है एक बार समझ लो। अब बात यहाँ पर स्त्रीलिंग की आ रही है तो हम आपको स्त्रीलिंग वाला ही बताएंगे, बाकी को नहीं बताएंगे हम आपको, ठीक है ना, क्योंकि बाकी को बताने की आवश्यकता है ही नहीं है। स्त्रीलिंग में रूप चलाओगे तो आपका रूप बनेगा तिस्रः। क्या बनेगा भाई? इस तरीक़ा से बनेगा तिस्रः। फिर बनेगा आपका द्वितीय विभक्ति में तिस्रः, तिस्रः। फिर उसके बाद में तिस्रिभिः, तिस्रिभ्य, तिस्रिभ्य, तिस्रीणाम, तिस्रीषु, ऐसे रूप बनता है। लेकिन ये पूछ रहा है बहुवचन, तो आपको पता है कि बहुवचन में ही चलता है त्रि शब्द का रूप, क्योंकि ये बहुवचनांत रूप होता है। ठीक है, त्रि का एक वचन होगा नहीं है, तो आपका डायरेक्ट बहुवचन में ही चलेगा ये। तो बहुवचन में रूप बनेगा तिस्रः। अब ऑप्शन में से देख लो, आपका तिस्रः, तिस्रः 2 बनते हैं, ये प्रथमा विभक्ति के अंदर बनेगा और ये द्वितीय विभक्ति में बनेगा। अब ऑप्शन में देखो, ऑप्शन से पता लगेगा। अब देखो ऑप्शन में देखते हैं, सबसे पहला ऑप्शन है त्रीणी। अब त्रीणी जो बनता है आपका वो कहाँ बनता है ये भी आपको ध्यान में रखना है। त्रीणी बनता है नपुंसक लिंग के अंदर भाई। कहाँ बनता है? नपुंसक लिंग में। ध्यान से सुन लेना, बहुत ही अच्छा सवाल है ये। अब नपुंसक लिंग तो आपसे पूछा नहीं जा रहा है ना, तो ये ऑप्शन गलत है। तिस्रः, तिस्रः आपको पता है स्त्रीलिंग में बनता है, बिल्कुल सही है, और हमसे स्त्रीलिंग भी पूछा जा रहा है और बहुवचन का रूप है तिस्रः, तो राइट आंसर तो आपका तिस्रः होगा। तो आपका करेक्ट हो जाएगा बी नंबर का ऑप्शन। फिर आगे यहाँ पर त्रय लिखा हुआ है, त्रय है। अब त्रय इसलिए सही नहीं होगा क्योंकि ये पुल्लिंग में बनता है भाई। कहाँ बनता है? पुल्लिंग के अंदर। जब आप पुल्लिंग में रूप चलाओगे त्रयः, त्रीन, त्रिभि, त्रिभ्य, त्रिभ्य, त्रयाणाम, त्रिषु, तो ये आपका पुल्लिंग वाला रूप है, जो कि बिल्कुल गलत हो गया। त्रिभि लिखा हुआ है यहाँ पर डी में। अब त्रिभि आप देखेंगे तो त्रिभि नपुंसक लिंग में बनता है भाई, तृतीय विभक्ति के अंदर, तो ये भी आपका सही नहीं है, क्योंकि हमसे तो स्त्रीलिंग पूछा जा रहा है। तो स्त्रीलिंग का रूप कहीं पर भी नहीं है, सिर्फ एक जगह पर है, और वो है बी ऑप्शन पर। तो राइट आंसर हो जाएगा बी। समझ गए? इस प्रकार से हम आपको बहुत ही अच्छे से आपको व्याख्या हम बताते हैं यहाँ पर। आप अच्छे से सुन लो एक बार, तो बहुत फायदा आपको मिलने वाला है इससे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल बहुत ही सिंपल है, खाली स्थान दिया हुआ है, वेदाः सन्ति, यानी वेद हैं। ठीक, अब वेद कितने हैं तो यहाँ पर आपको इसमें संख्या लिखना है। तो आपको यहाँ ये समझना है कि भाई वेद शब्द जो है, इस वेद शब्द से पहले जो कुछ भी आएगा वो वेद शब्द का विशेषण होगा, वो संख्या विशेषण होगा। ठीक है, इसमें जितने भी ऑप्शन दिए हैं वो सारे संख्या वाले हैं, तो संख्या विशेषण होने वाला है। अब वेद शब्द जो है वो खुद आपका पुल्लिंग शब्द है और बहुवचन का है, ये आपको दिख रहा होगा। तो आपको भी इसमें पुल्लिंग शब्द ही लेना है और वो भी बहुवचन वाला लेना है, तब जाकर के आपका राइट आंसर होगा। अब यही आपको देखना है इसमें कि जितने भी ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें आपका पुल्लिंग शब्द कौन सा है और बहुवचन वाला रूप कौन सा है।
आपको पता है 4 शब्द तो बहुवचन में चलेगा ही चलेगा। तो सबसे पहले लिखा हुआ है चत्वारी, क्या लिख रहा है? चत्वारी। तो आप बताइए चत्वारी जो बनेगा वो आपका बनेगा क्या भाई पुल्लिंग के अंदर? नहीं बनेगा, क्योंकि चत्वारी जो रूप बनता है वो नपुंसक लिंग में बनता है, तो ये भी आपका गलत है। इसके बाद में बनता है चतस्र है, तो चतस्र जो बनता है भाई वो स्त्रीलिंग में बनता है, तो ये भी आपका राइट आंसर नहीं होगा। 2 ऑप्शन गलत हो गए हमारे। अब सी नंबर पे आ रहा है चत्वार है। अब चत्वार आपका पुल्लिंग में बनता है, बिल्कुल करेक्ट है भैया, पुल्लिंग के अंदर बनता है और प्रथमा के मतलब प्रथमा व्यक्ति में बनता है, तो ये हमारा करेक्ट है, चत्वार है। अब चत्वार आपको पता है कि 4 जो है ये अपने आप में बहुवचन वाला ही है, यानी बहुवचनांत है, ये खुद बहुवचन का बोधक है। तो आप यहाँ लिखेंगे चत्वार वेदाः सन्ति। अब चतुरः आप नहीं लिख सके, चतुरः नहीं लिख सकते आप। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि चतुरः शब्द जो है आपका बनता तो पुल्लिंग में ही है, लेकिन ये आपका द्वितीय विभक्ति में बनता है, लेकिन द्वितीय विभक्ति का रूप आप यहाँ पर नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, हमें लिखना है 4 वेद हैं, तो चत्वारः वेदाः सन्ति ऐसा आपको लिखना होगा यहाँ पर। तो राइट आंसर हो जाएगा सी। कौन सा होगा? सी। तो यहाँ लिखेंगे आप चत्वारः वेदाः सन्ति, 4 वेद हैं। ठीक, चलो अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है, बहुत ही सिंपल सवाल है हमारा। लता शब्दस्य सप्तमी बहुवचने रूपम भवति। लता शब्द का रूप याद होना चाहिए। अब लता का याद नहीं है तो रमा का याद होना चाहिए, तब भी काम चल सकता है भाई। लता है, रमा है, सीता है, गीता है, पपीता है, नीता है, संगीता है, इनमें से किसी का भी रूप आप याद कर लीजिए, काम चल जाएगा। यदि आपको ये रूप याद नहीं है तो फिर आप कैसे कर पाओगे? बिल्कुल सही है, तो इसलिए रूप याद होना बहुत ही जरूरी है। तो देखो ऑप्शन है आपके सामने लतासु, एक लतासु है, एक आपका लताशु है, दोनों में अंतर आपको समझना है। ठीक है, तब जाके आपका राइट आंसर हो सकता है भाई। अब देखो हम आपको बता रहे हैं, आपको देखिए ऑप्शन देख लेते हैं एक बार। तो लतासु लिखा हुआ है, या लताशु लिखा हुआ है, या लता नाम लिखा हुआ है, या लताह लिखा हुआ है। आपको बताना है सप्तमी का बहुवचन। ठीक है, सप्तमी विभक्ति का बहुवचन का रूप बताना है। हम डायरेक्ट आंसर बता रहे हैं आपको, हम सीधा आपको आंसर बता रहे हैं। यदि आपका रमा शब्द याद है तो रमा में आपका रमासु बनता है, सप्तमी के अंदर बनता है रमायाम, रामयो, रमासु, रमासु, ये वाला सु बनता है भाई, ये वाला सु, ये वाला। तो राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए। 67 नंबर का जो प्रश्न है इसमें राइट आंसर आपका ए होगा। क्या होगा? ए। तो ये आपका लतासु बनेगा, रमा होता तो रमासु बनता, गीतासु बनता, संगीतासु बनता। अब यहाँ लिखा है लताशु, ये बिल्कुल गलत है, बनता ही नहीं है, ऐसा रूप कहीं पर भी नहीं बनता है। ठीक है, लता नाम लिखा हुआ है। अब लता नाम आप देखेंगे यहाँ पर, लता नाम तो षष्ठी में बनता है, क्योंकि जहाँ भी नाम और आम आ जाए समझ लेना षष्ठी का रूप है, ये भी गलत है। ठीक है, इसके बाद में लताह लिखा हुआ है, तो लता तो आपको पता है कि भाई प्रथमा के अंदर बनेगा और आपकी द्वितीय विभक्ति में बनेगा। कहाँ बनेगा? रमा रमे रमाहा, रमा रमे रमाहा, तो लता लते लताह, लता लते लताह, तो ये तो आपका आंसर हो नहीं सकता, तो ये भी गलत हो गया आपका। ठीक है, ऐसे करके आपका राइट आंसर लतासु ही होगा। ठीक, तो ऐसे करके हमने पूरे ऑप्शनों के बारे में बताया, पूरी व्याख्या आपको बताई। चलिए अगला सवाल समझते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत ही अच्छा सवाल है। पितृ शब्दस्य षष्ठी बहुवचने रूपम विद्यते। हमने आपको एक ही बात कही है, जब भी षष्ठी विभक्ति का नाम आ जाता है तो आम और नाम समझ लेना, जहां भी आम या नाम मिल रहा है समझ लो वो रूप आपका षष्ठी का है। किसका रूप है? वो षष्ठी विभक्ति का है। अब इनके कुछ नियम हैं, वो हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। चैनल से जुड़ जाइए, सब्सक्राइब कर लीजिए और वो देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जब पितृ का रूप आप याद करोगे पितृ शब्द का, तो वहां पर आप देखोगे पितृ शब्द में षष्ठी विभक्ति के अंदर आपका रूप चलता है पितुहु पित्रोह पितॄणाम, पितुः पित्रोह पितॄणाम। इसका ध्यान रखना है आपको। अब देखो यहाँ पर पितृ नाम लिखा हुआ जो कि गलत है, यहाँ पर ने की जगह णे होगा, तो ये आपका गलत हो गया। ठीक है, यहाँ लिख रहा है पितृषु, ये आपका सप्तमी बनता है। यहाँ लिख रहा है पितृणाम, तो पितृणाम तो लिख रहा है, लेकिन जो तय लिखा हुआ है ना तय, यहाँ पर आपका डबल री आएगा, जो ऋषि वाला दीर्घ री, ऐसे ये दीर्घ वाला री आएगा बस, बाकी तो ठीक है ये सब। अब दीर्घ वाला तो आपको ऑप्शन यहाँ मिल रहा है,
तो आपका डी आंसर सही होगा, इसका ध्यान रखना है। अब देखो सी में और डी में कितना मतलब एक मतलब सिमिलरिटी मान लो आप, बहुत समानता दिख रही है। आप जल्दीबाजी में सी वाला ऑप्शन नहीं करें क्योंकि बिल्कुल गलत आंसर होगा। तो हमारा ये ध्यान रहना चाहिए कि भाई यहाँ पर जो त्रि है ये आपका डबल, इसमें दीर्घ री वाला आएगा, फिर त्रिणाम ऐसा रूप आपका इसमें आता है। ठीक है ना। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल हमारा धातु से संबंधित है। देखिए सवाल है हमारा, अस धातो लोट लकार से मध्यम पुरुषैकवचने रूपम अस्ति। अब इसमें आपको बताना है अस धातु का रूप। अब यहाँ पर आपको अस धातु का रूप याद होना चाहिए, तभी जाकर के आप आंसर दे सकते हैं, नहीं तो कभी नहीं दे सकेंगे। देखिए आपके ऑप्शन है असी, एधि, संतु, असानी, ये आपके ऑप्शन हैं। अब ये कहाँ पर बनते हैं, कहाँ से ये रूप लिखे हुए हैं, ये सब जानकारी आपको होनी चाहिए। अब ये आपसे लोट लकार पूछ रहा है, इस बात का भी ध्यान रखना है। तो लोट लकार का रूप आना चाहिए अपने को, सिंपल सी बात है। हम आपको लोट लकार का रूप बोल के बता रहे हैं। अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्तय, असानी, असावे, असामे। अब देखो इसमें मध्यम पुरुष पूछ रहा है, तो मध्यम पुरुष हम आपको लिख के बता देते हैं। मध्यम पुरुष में रूप बनता है एधि, ऐसे रूप बनता है, देखो एधि। ठीक है। इसके बाद में स्तम, ऐसे एधि, स्तम, स्त, स्त, ऐसा रूप बनता है इसमें, एधि, स्तम, स्त। अब आपसे पूछा जा रहा है लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन, तो एक वचन एक नंबर पे लिखा हुआ है, समझ गए होंगे आप, ये आपका एक वचन है भाई। तो यही तो राइट आंसर है आपका। एक वचन पूछ रहे तो एक वचन तो यही होगा, होगा कि नहीं होगा। अब आपका देखो राइट आंसर कहाँ पर मिल रहा है आपको बताइए। चलिए चलो इसको हम मिटा देते ना। हाँ आपको याद तो हो ही गया कि एधि बनता है मध्यम पुरुष एक वचन में। आपको हम चाहे तो पूरा रूप भी सुना देंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा एधि। पूरा रूप सुन लो आप, अस्तु, स्ताम, संतु, एधि, स्तम, स्तय, असानी, असाव, असाम, ये लोट लकार का रूप हो गया। अब आप सोच रहे होंगे भाई ये तो आपका राइट आंसर हो गया, लेकिन ये असी है, ये असी कहाँ से आया। तो असी कहाँ से आया, घबराने की आवश्यकता नहीं है। असी आपका लट लकार में बनेगा भैया। कहाँ पर बनेगा दोस्तों, लट लकार में। लट लकार का आप रूप बोलोगे अस्ति, स्तः, संति, फिर मध्यम पुरुष में बोलोगे असी, स्थय, स्थ, अस्मि, स्व, स्म, ऐसे रूप बनेगा। तो ये आपका बनेगा जो ए नंबर पे लिख रहा है ना, ये मध्यम पुरुष का एक वचन का रूप है, लेकिन लट लकार है ये। संतु लिखा हुआ है। अब संतु कहाँ बनता है, लोट लकार में बनता है, लेकिन प्रथम पुरुष के बहुवचन में बनता है। लेकिन आपसे तो मध्यम पुरुष पूछा जा रहा है, तो ये भी सही नहीं होगा। यहाँ पर आसानी लिखा हुआ है, आसानी कहाँ बनेगा, आसानी बनेगा लोट लकार में, उत्तम पुरुष के एक वचन में। तो इससे भी हमारा काम नहीं चलेगा। तो राइट आंसर एधि होगा, होगा कि नहीं, बिल्कुल। अगला सवाल है आपका धातु वाला। सह धातो लट लकार से उत्तम पुरुषैक वचने रूपम भवति। अब देखो सह धातु है हमारी। अब सह धातु आपको ध्यान में ये रखनी है कि इसका रूप जो चलता है वो आत्मने पद में चलता भी हो। किस में चलेगा, आत्मने पद में। तो आत्मने पद का रूप कैसे चलता है आपको एक याद रखना है, जैसे आप याद रख लो सेब या लव धातु का रूप। ठीक। अब लट लकार का पूछ रहा है, लट लकार का तो सबसे आसान होता है, वो भी उत्तम पुरुष में पूछा जा रहा है। तो उत्तम पुरुष में आपसे पूछ रहे हैं, तो हम एक बार बोल के बता देते हैं, आप खुद ही समझ जाओगे। इसका रूप चलेगा सहते, सहेते, सहन्ते, सहसे, सहेथे, सहध्वे। अब बनेगा उत्तम पुरुष में सहे, उत्तम पुरुष में बनेगा सहे, सहावहे, सहामहे। तो हमें एक वचन पूछ रहा है, तो एक वचन हमने लिख दिया सहे। अब सहे ऑप्शन में जहां भी मिल रहा है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये रहा आपका राइट आंसर, सहे। सहे, सहावहे, सहामहे। सह धातु का अर्थ होता है सहना, सहन करना। ठीक है। तो ऐसे आपका रूप बन जाता है। अब देखो बाकी ऑप्शन को भी बता देते हैं, आप बिल्कुल घबराए नहीं। अब यहाँ पर लिख रहा है सहते, तो सहते आपका बनेगा लट लकार के अंदर एक वचन में, सहते, सहेते, सहनते। समझ गए। अब यहाँ सहनते बन रहा है तो प्रथम पुरुष में ही बनेगा बहुवचन के अंदर, लट लकार में, सहते, सहेते, सहनते। तो ये भी हमारा सही आंसर नहीं है। अब एक लिख रहा है सह से, तो सह से कहाँ बनता है भाई, मध्यम पुरुष एक वचन में, लेकिन हमें तो चाहिए उत्तम पुरुष एक वचन, तो बनेगा सहे, सहावहे, सहामहे। बन गया।
ऐसे। चलिए अगला सवाल देखते हैं, धातु वाला ही है, धातु से संबंधित है हमारा अगला सवाल। बहुत ही सुंदर सवाल है जो कि बहुत बार पूछा जा चुका है। सवाल है, क्री धातु लंग लकारस्य उत्तम पुरुष बहुवचने रूपम विद्यते। इसमें आपको क्री धातु का रूप बताना है, वो भी लंग लकार यानी कि भूतकाल, उसमें भी उत्तम पुरुष का बहुवचन का रूप आपको बताना है। कौन सा रूप पूछ रहे हैं आपको? क्री धातु का। तो भाई क्री धातु आपको याद रहनी चाहिए, उभय पद धातु है, यानी कि इसका रूप आत्मनेय पद में भी चलता है और परस्मयी पद में भी चलता है, दोनों जगह इसका रूप चलता है। लेकिन आपको यहाँ पर बताना है परस्मयी पद वाला, ठीक है। तो आपको भूतकाल वाला रूप याद होना चाहिए। अब कैसे रूप चलता है भाई आपको हम बता देते हैं बोल करके। चलिए बोल कर बता देते हैं भूतकाल में कैसे रूप बनता है। चलो अब इसमें ऐसा करते हैं, हम आपको इसका रूप बोल के बता देते हैं, फिर अंदाजा लग जाएगा कि भाई इसका आंसर क्या होगा। चलो सुनते हैं इसका रूप। मैं आपको बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुने अच्छे से। और उत्तम पुरुष कहां पर आएगा जब वो लाइन आप याद रखना। अकरोत अकुरुताम अकुर्वन, अकरोहो अकुरुतम अकुरुते अकरवम। अब उत्तम पुरुष बोल रहे हैं हम, ए करवम ए कुर्व अकुर्म। तो अकरवम ऐसा रूप आ रहा है इसमें, ये उत्तम पुरुष के अंदर एक वचन में आ रहा है ऐसा, अकरवम। अब आपसे कौन सा वचन पूछा जा रहा है ये समझ लो। आपसे पूछा जा रहा है उत्तम पुरुष बहुवचन, तो ये हमने लिखा है आपका उत्तम पुरुष एक वचन, अकरवम अकुर्व अकुर्म, अकरवम अकुर्व अकुर्म। तो आपको लिखना होगा आपका ये अकुर्म। तो अकुर्म कहाँ आ रहा है देखो, ढूंढो सभी। हाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, अकरवम अकुर्व अकुर्म, ठीक है। यदि ये आपसे द्विवचन पूछते तो अकुर्म की जगह कुर्व होता, अकुर्व, ठीक है, मैं की जगह वह हो जाता। तो ऐसे करके आपका एक वचन पूछते तो अकरवम हो जाता, ठीक है ना। ये आपका इस तरह से हो जाता है। अब देखो इसमें आपको एक चीज़ और बता देते हैं, इसमें एक अगला सवाल और है धातु से संबंधित, उसके बाद में धातु से संबंधित सवाल आपके नहीं होंगे। अगला है हमारा पा धातु हो लृट लकार से प्रथम पुरुष बहुवचने रूपम अस्ति। इसमें पा धातु का रूप बताना है आपको। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सरल है। पा धातु, पा का मतलब होता है पीना, ठीक है। अब पा धातु का रूप चलता है लृट लकार, लृट का मतलब भविष्यकाल, प्रथम पुरुष बहुवचन में इसका रूप चलता है पास्यति, पास्यत है पास्यंती। तो पास्यंती रूप कहाँ बन रहा है? बहुवचन में, समझ लेना वही आंसर है। तो पास्यंती बन रहा है, यही आंसर है आपका। पास्यति पास्यत है पास्यंती, ठीक है। जैसे पठिष्यति पठिष्यत है पठिष्यंती, ऐसे। अब पास्यत है बनता है तो ये तो मध्यम पुरुष का रूप है, ये आपका रूप कहीं पर भी नहीं बनता, गलत है। पास्यामा बनेगा आपका रूप, लेकिन पास्यामा तो उत्तम पुरुष में बनता है भाई, तो ये भी आपका हो नहीं सकता है। हमें तो चाहिए कौन सा? प्रथम पुरुष, तो पास्यंती बन जाएगा, ठीक है। ऐसे करके हमारे ये सवाल हो जाते हैं। अगला सवाल देखते हैं भाई। चलिए फ्रेंड्स अगला सवाल है हमारा, देखिए बहुत अच्छा सवाल है। संस्कृते कति कारकाणि भवन्ति, संस्कृत में कितने कारक होते हैं? बहुत ही सरल सवाल है, एकदम सरल सवाल है। बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, फटाफट बता दीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एकदम सट, ये इसमें 6 उत्तर आपका होगा, सी नंबर का ऑप्शन आपका हो जाएगा। यानी कि संस्कृत में 6 कारक होते हैं। इसमें एक प्रसिद्ध एक श्लोक चलता है इसके लिए, कौन सा है? कर्ता कर्म च करणम च संप्रदानम तथैव च अपादानम अधिकरणम इत्याहु कारकाणि षट्। यानी कारकाणि षट्, कारक षट होते हैं संस्कृत में, षट कारकाणि भवन्ति, 6 कारक संस्कृत में होते हैं। संबंध को कारक नहीं माना जाता है। क्यों नहीं मानते, क्यों होते हैं, कौन कौन से होते हैं, ये सब जानना चाहते हो तो हमारे चैनल पे जाइए और कारक का टॉपिक पढ़ लीजिए, बहुत सरल तरीका से समझाया हुआ है, ठीक है। चलो तो इसमें बाकी को बताने की आवश्यकता है नहीं है, राइट आंसर पता है 6 होते हैं। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा, देखिए कारक से संबंधित है। लिखा है बालके है खाली स्थान बिभेति रिक्त स्थानम पूर्यता, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है भाई। अब देखो रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, आपको थोड़ा सा याद रखना है। बालक बिभेति यानी डरता है, भी धातु है। अब भी धातु का रूप चलता है विभेति विभ्यता विभ्यंती। अब यहां पर भी धातु डरना अर्थ में होती है, तो यहां पर लिखा हुआ है कि बालक डरता है, ठीक। अब किससे डरता है तो आपको याद रखना है, कारक का सवाल है तो कारक में आपको ध्यान में रखना है कि ऐसा कोई सूत्र आया था क्या जहां पर डरना और रक्षा करना ऐसा कहीं पर लिखा था क्या?
बिल्कुल लिखा था। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा पंचमी विभक्ति के अंदर, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, भीत्रार्थानाम भय हेतु, ऐसा एक सूत्र आपने पढ़ा होगा भाई। उसके अंदर ये कहते हैं कि भी यानी भयार्थक और त्रार्थक धातु, रक्षा करने के अर्थ में जो धातु, इनका प्रयोग यदि होता है तो जो आप जिससे रक्षा की जा रही है या जिससे डर लग रहा है उसमें पंचमी विभक्ति हम कर देते हैं, उसमें पंचमी विभक्ति होती है। तो यहाँ पर आपको ये समझना है, इसी सूत्र के आधार पर यहाँ पर आपको बताना होगा। लिखा हुआ है कि बालक डरता है, अब किससे डरता है उसमें आपको पंचमी लगानी होगी, यही तो हम बता रहे हैं आपको। जिससे डर लगता है उसमें पंचमी लगानी है, जिससे हम रक्षा करते हैं उसमें पंचमी लगानी है। तो यहाँ पर आप पंचमी वाला रूप देख लो कौन सा है, वही करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाकी सब गलत हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा ये सर्पात। तो आ जाएगा बालक है सर्पात बिभेति, बालक सर्प से डरता है। ठीक, ऐसे आपका राइट हो जाएगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल है हमारा, देखिए ये भी कारक से संबंधित है। राक्षसाः ईर्ष्यन्ति स्म समुचित पदेन रिक्त स्थानम पूर्यतः। अब यहां पर आप देखेंगे, यहां पर रिक्त स्थान दिया हुआ है और कारक में आपको ध्यान में रखना है कि कहां पर ईर्ष्या वाला शब्द आता है, यानी ईर्ष्या पद आता है। जहां पर ईर्ष्या की जाती है, जिसके प्रति ईर्ष्या की जाती है, वहां पर कौन सी विभक्ति होती है, ऐसा आपने कहीं देखा है क्या सूत्र? बिल्कुल देखा है। चतुर्थी विभक्ति के अंदर एक सूत्र आता है, क्या? क्रुद्ध द्रुह ईर्ष्या असूयार्थानाम यम प्रतिकोपः, ऐसा एक सूत्र आपने पढ़ा होगा। उसमें लिखा रहता है कि क्रोध, द्रुह, ईर्ष और असूय, ये चार धातुओं का नाम आता है वहां पर। एक तो है आपका क्रोध, कौन सी धातु है? क्रोध, एक द्रुह, एक असूय और एक आती है ईर्ष। ये चार धातु इसमें आती हैं। क्रोध, द्रुह, ईर्ष, असूयार्थानाम यम प्रतिकोप है, यानी कह रहे हैं कि क्रोध, द्रुह और असूय और ईर्ष, इन धातुओं का प्रयोग हो रहा है और जिसके प्रति कोप किया जा रहा है, जिसके प्रति ईर्ष्या की जा रही है, जिसके प्रति असूय किया जा रहा है, उसमें आपको चतुर्थी विभक्ति लगानी है। कौन सी? चतुर्थी विभक्ति लगानी होती है। तो यहां पर ईर्ष्या की जा रही है, ये वाली तो ईर्ष्या की जा रही है ना। तो बताइए यहां पर चतुर्थी का रूप कौन सा है भाई? तो चतुर्थी का सिर्फ एक ही जगह रूप मिलेगा। देखो चतुर्थी का रूप ढूंढ लो, राइट आंसर हो जाएगा, और कुछ नहीं देखना है। देवा नाम में चतुर्थी है क्या? षष्ठी विभक्ति है, गलत आंसर। देवई में है क्या? बिल्कुल नहीं है साहब, चतुर्थी है ही नहीं इसमें। देवई में, देवई तो रामई की तरह बनेगा। जैसे राम है रामौ राम, रामम रामौ राम, रामेण रामाभ्याम राम ही, तो ये तो आपका तृतीयम बनेगा। ठीक है, ऐसे आपका देवेशु, ये सप्तम बनेगा। तो बस एक ही बचा ये देवेभ्य, यही करेक्ट आंसर होगा आपका, क्योंकि ये देवेभ्य आपका बनता है चतुर्थी के बहुवचन में। जैसे रामाय रामाभ्याम रामेभ्य, तो यहाँ पर हम कहेंगे राक्षसाः देवेभ्य ईर्ष्यन्ति स्म, राक्षस देवताओं से ईर्ष्या करते थे, ऐसा यहाँ पर ये वाक्य बनता है। ठीक है, तो जिसके प्रति ईर्ष्या की जा रही है, जिसके प्रति क्रोध किया जा रहा है, जिसके प्रति द्रोह किया जा रहा है, वहां चतुर्थी लगानी होती है। चलो अगला सवाल। अगला सवाल भी आपका कारक पर आधारित है। देखिए, गोविंद है शीर्षा खलवाट है इत्यत्र रेखांकित पदे कारणम स्पष्टयते। भाई यहाँ पर कारण बताना है आपको कि यहाँ पर शीर्षा लिखा हुआ है, यहाँ पर तृतीय व्यक्ति का रूप है शीर्षा। शिरस शब्द है, शिरस जैसे मनस होता है, मनः मनसी मनांसी, मनः मनसी मनांसी, मनसा मनोभ्याम मनोभी, मनसा, तो वहां पर आता है मनसा, यहाँ आता है शिरसा। तो ये तृतीया का एक वचन का रूप है भाई, यानी तृतीय व्यक्ति एक वचन बनता है ये रूप शीर्षा। ये कह रहे हैं कि रेखांकित पद में ये कारण बताना है कि यहाँ तृतीय व्यक्ति क्यों हुई। तो आपको पता है यहाँ अर्थ हो गया गोविंद सिर से खलवाट है, गंजा है। तो जहां पर हमने कहा कि अंग विकार होता हो, अंग से विकृति होती हो, उस अंग विकृत वाले अंग को बताने के लिए हम तृतीय व्यक्ति का प्रयोग करते हैं। सूत्र है येनांग विकार है, येनांग विकार है, तो इसमें अंग विकारार्थ होने के कारण तृतीया होती है। तो देख लो ऐसा कहाँ लिखा हुआ है, अंग विकारार्थ लिख रहा है क्या कहीं? वही आपका राइट आंसर होगा भाई, अंग विकारार्थ लिख रहा है क्या? बिल्कुल लिख रहा है, ये रहा। तो आपका राइट आंसर होगा बी। तो देखिए ये आपका आंसर हो गया बी। ऐसे ये अंग विकार के लिए आपको यहाँ पर लगानी होती है तृतीया।
अब कर्ण में नहीं होगी, ये गलत है। अपवर्ग में नहीं है, ये भी गलत है, सब गलत हैं आपके। तो राइट आपका हो जाएगा क्या, अंग विकारार्थ। ठीक है, तो अंग विकारार्थ वाला आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा ये सवाल हो जाता है पूरा। चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। अगला सवाल बहुत ही सुंदर सवाल है। अगला सवाल आपका समास पर आधारित है, समास वाला सवाल है हमारा अगला। बहुत सुंदर सवाल है। चलो सवाल पढ़ते हैं और समझते हैं। शक्तिम अनतिक्रम्य इत्यत्र समस्त पदम सूचयत है। शक्तिम अनतिक्रम्य है, यानी शक्तिम अनतिक्रम्य का मतलब क्या होता है, ये आपने जब पढ़ा होगा समास अव्ययीभाव समास, तो वहाँ पर इसके बारे में आपको हमने पूरी जानकारी दी है। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो आप चैनल पर जाकर के ये सब पढ़ सकते हैं, अच्छे से समझ सकते हैं, कहीं पर भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो चलिए इसका हम ऑप्शन देखते हैं। अनुशक्ति, उपशक्ति, यथाशक्ति और यथाशक्ति, ये हमारे सामने ऑप्शन लिखे हुए हैं। इसमें से आपको ये बताना है कि करेक्ट आंसर कौन सा है। चलो बताइए, अपना अपना आंसर ढूंढ लीजिए और सोच लीजिए और अपना आकलन खुद कर लीजिए कि कितना आप सही कर पा रहे हैं। 2011 के पेपर की हम बात कर रहे हैं, ये भाषा सेकंड चल रही है आपकी। तो देखिए अव्ययीभाव समास है इसमें, ये तो हमें पता लग गया क्योंकि पहला पद अव्यय दिख रहा है इसमें। तो देखो शक्तिम अनतिक्रम्य, इसमें एक सूत्र चलता है अव्ययम विभक्ति समीप समृद्धि वाला, उसके आधार पर हमारे 16 अर्थों में या 16 प्रकार के अर्थों में अव्ययीभाव समास प्रयुक्त होता है। ठीक है, तो वहां पर एक हमारा ये भी आता है क्या, अनतिक्रम्य। तो अनतिक्रम्य में हम क्या करते हैं, यथा का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं, यथा का, क्योंकि अनतिक्रम्य में यथा का इसलिए करते हैं क्योंकि यथा के 4 अर्थ होते हैं। तो आप लिखेंगे इसमें यथाशक्ति, ये बनेगा आपका अनतिक्रम वाला यथाशक्ति बनेगा, और इसमें विसर्ग आता नहीं है क्योंकि इसमें लोप हो जाता है, और जो भी शब्द बनेगा वो अव्यय शब्द बनता है। ठीक है, तो उपशक्ति बनेगा नहीं, अनुशक्ति बनेगा नहीं, यथाशक्तिम बनेगा नहीं। ठीक है, शक्तिम तब बनता जब अंत में आपका स्वर अ आता, कोई अस्वर आता ए वाला, ऐसा आता ए। ठीक है, अंत में शक्ति में यदि ऐसा लिखा रहता ना ए, ऐसा जैसे राम था तो रामम हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ तो शक्ति है तो ए है नहीं उसमें, तो अम नहीं बनेगा उसमें, तो यथाशक्ति ऐसा रूप बनेगा, यथाशक्ति। तो आपका राइट आंसर डी होगा। ठीक, चलो समास वाला हमारा अगला सवाल है। सवाल है गो सुखम इत्यत्र समासक है। यहाँ पर आपको बताना है कि जो गो सुखम ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर कौन सा समास होगा। चलो बताइए। तो देखिए यहाँ पर आपको इसमें एक शब्द आ रहा है गो सुखम, और संस्कृत के अंदर एक सूत्र चलता है चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षितई। इसका मतलब होता है कि चतुर्थ्यंत सुबंत का तदवाचक अर्थ में प्रयोग किए जाने वाले प्रातिपदिक के साथ में तथा अर्थ, बलि, हित, सुख और रक्षित, इन समर्थ सुबंतों के साथ में चतुर्थी तत्पुरुष समास होता है। तो ये आपको याद रखने पड़ेंगे शब्द। तो इसमें अर्थ, बलि, हित, सुख, रक्षित, इनके यदि इनका हम प्रयोग करते हैं तो चतुर्थी तत्पुरुष समास होगा। तो यहाँ पर हमारा प्रयोग हो रहा है गो सुखम, तो यहाँ पर हम लिखेंगे गोभ्य सुखम, गायों के लिए सुख। ऐसे ऑप्शन इसमें और भी आप क्या आ सकते हैं, जैसे कि गोभ्य सुखम की जगह गोरक्षितम, गो सुखम, गोहितम, भूत बलि, ऐसा भी आ सकता था। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे आप तत्पुरुष समास भाई। तो क्या लिखेंगे, 78 में आपका हो जाएगा तत्पुरुष समास ये। तो ये इसमें सही होगा सी वाला ऑप्शन। क्या होगा, सी वाला ऑप्शन, बाकी ऑप्शन गलत हैं आपके। चलो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है हमारा बहुत सिंपल है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार समस्त पदम वर्तते। जब भी समाहार अर्थ आता है तो आपको क्या करना है, समाहार अर्थ में कौन सा समास होता है। अब इसमें तो आपको केवल बनाना है, इसको समस्त पद बनाना है। त्रयाणाम लोकानाम समाहार, 3 लोकों का समूह क्या कहलाता भाई, तो त्रिलोकी कहलाता है, त्रिलोकी। तो यहाँ पर आप त्रिलोकी करेंगे, ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा। क्या होगा, ए ऑप्शन त्रिलोकी। त्रिलोकी बनता है, 3 लोकों के समूह को हम त्रिलोकी कहते हैं। ऐसा आप अंदाजा भी लगा सकते हैं, हिंदी में भी चलता है ये सब। 3 लोकों के समूह को त्रिलोकी कहते हैं, त्रिलोकम नहीं कहेंगे हम, त्रिलोक नहीं बनेगा, त्रय लोका नहीं बनेगा, तो त्रिलोकी कहते हैं 3 लोकों के समूह को। ठीक है, अगला सवाल समास पर ही आधारित है। देखिए अगला सवाल है पितरौ इत्यत्र विग्रह कार्य है। पितरौ शब्द है हमारा, इसमें विग्रह करना है आपको। पितरौ, देखिए पितरौ में आपको विग्रह होगा माता च पिता च, ये विग्रह है आपका, प्रसिद्ध उदाहरण है और प्रसिद्ध विग्रह है। माता च पिता च, माता और पिता। ठीक है, ये आपका विग्रह होगा। अब इसमें क्या हुआ, एक शेष कर दिया। अब जब माता च पिता च ऐसा लिखा रहता है तो वहाँ पर पिता को शेष किया जाता है, पिता शेष वहाँ पर बचते हैं।
तो यहाँ इसलिए बनेगा पितरऊ। क्या बनेगा? पितरऊ। ठीक है ना, तो ये हमारा राइट हो जाएगा माता च पिता च, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। चलो अगला सवाल। अगला सवाल हमारा संधि पर आधारित है। देखो सवाल है हमारा बाल है चलती इत्यत्र संधि करणीय। अब बाल है चलती है, ठीक है, यहाँ पर आपको संधि देखना है। विसर्ग आगे लगा हुआ है तो विसर्ग के स्थान पर क्या हो जाएगा? विसर्ग के स्थान पर से हो जाएगा सबसे पहली चीज। अब जैसे ही विसर्ग के स्थान पर से होगा ये वाला, तो आपको पता है कि इष्टुत संधि का एक नियम लग रहा है। इष्टुत संधि का नियम ये कह रहा है कि से के स्थान पर आपका तालव्य शकार हो जाएगा ये वाला। ठीक है, यदि श और च वर्ग का योग हुआ तो कहीं पर भी आगे या पीछे कहीं पर भी योग हुआ श और च का, तो यहाँ पर चलती में च का योग हो रहा है, इसीलिए से के स्थान पर श हो जाएगा यानी तालव्य शकार हो जाएगा, तो बनेगा बालस चलती ऐसा। तो राइट आंसर हो जाएगा बी, बालस चलती। क्यों बना? पूरी प्रक्रिया हम आपको बता चुके हैं, बालस चलती ऐसा बनेगा। अगला सवाल है आपका संधि से संबंधित प्रेजते, संधि विच्छेद कार्य। प्रेजते की संधि विच्छेद करना है आपको। देखो यहाँ पर प्रेजते में आपको संधि विच्छेद बताना है। प्रधन ए ऐजते, प्रेधन जते, प्रधन ए जते, परधन ए जते। तो राइट इसका जो होगा वो होगा प्रधन ए जते ये वाला। ठीक है, क्योंकि ये आपने कहाँ पढ़ा होगा बताइए? पररूप संधि में पढ़ा होगा आपने। एंगी पररूपम में ये बताते हैं कि अकारांत उपसर्ग के बाद में यदि ए और ओ आता हो तो वहां पर पररूप संधि हो जाती है। प्रधन ए जते बनेगा प्रेजते, उपधन ओषति बनेगा उपोषति, तो राइट बनेगा प्रधन ए जते। ठीक, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल है हमारा यहाँ 83 नंबर पे सवाल है। देखिए सवाल है कोस्ति इत्यत्र क संधि ही, लिखा हुआ कोस्ति इत्यत्र क संधि। यदि इसका हम संधि विच्छेद करें एक बार कोस्ति का, तो संधि विच्छेद ऐसे होगा क धन अस्ति, क धन अस्ति, ऐसा तो हमारा संधि विच्छेद हो जाएगा। अब इसको बनाना है आपको, कैसे बनेगा ये? तो देखिए आप एक बार इसको अंदाजा लगाइए किस प्रकार से बन सकता है, कौन सी संधि इसमें आपकी हो सकती है। देखिए पहचानो और बनाइए। देखिए देखो इसमें आपको हमने बता ही दिया कि भाई कह धन अस्ति ऐसा लिखना होगा। इसमें लिखा हुआ है कह धन अस्ति, तो देखो यहाँ पर पूर्व रूप हो सकता है क्या, पर रूप हो सकता है क्या, गुण संधि हो सकती है क्या, वृद्धि संधि हो सकती है क्या, बताइए कौन सी संधि हो सकती है। अब यहाँ पर कह धन अस्ति में हमने इसको आगे की जो प्रोसेस है वो आपकी ऐसे बनेगी को धन अस्ति, ऐसे हो जाएगा ये को धन अस्ति। ठीक है, अब क धन अस्ति तो मूल है इसका, उसके बाद में को धन अस्ति बना। अब को धन अस्ति को इन्होंने संधि करी तो ये आपका बना कोस्ति, जो कि आपके प्रश्न में लिखा हुआ है। इस जगह पर आपको बतानी है संधि कौन सी होगी। तो यहाँ बताइए कौन सी संधि होगी। तो यहाँ होगी भाई पूर्व रूप संधि। कौन सी? पूर्व रूप। तो आपका राइट आंसर ए होगा, पूर्व रूप संधि हो जाएगी यहाँ। अब पूर्व रूप संधि कहाँ पर होती है, किस सूत्र से होती है, ये तो आपको याद होगा ही। पूर्व रूप संधि का एक सूत्र है एंग पदांतादति, पदांत आदति, एंग पदांतादति, जिसमें आपने और भी उदाहरण पढ़े होंगे, हरे व विष्णु व, पढ़े कि नहीं ये वाले। ठीक है, कवे अत्र, वने अत्र, वृक्षेऽस्मिन्, भारतस्मिन्, गृहस्मिन्, ऐसे विद्यालयस्मिन्। तो आपका यहाँ पर पूर्व संधि का उदाहरण हो जाएगा और कोई इसमें खास बात नहीं है। कारण भी बता ही दिया हमने आपको भाई ऐसा क्यों हुआ। अगला सवाल है संधि वाला ही। देखिए अगला सवाल ये पूछा जा रहा है कि कृष्ण है संधि विच्छेद करनी है, कृष्ण का संधि विच्छेद करना है। तो देखो कृष्ण शब्द यदि है हमारा तो इसका संधि विच्छेद आप ऐसे करेंगे। सबसे पहले आप लिखेंगे कृष्ण ऐसे और फिर लिखेंगे न, ये वाला। अब हमने आपसे कहा कि भाई जब किसी भी शब्द में श, री और रे ये आते हैं और आगे यदि न है तो ये न ण में बदल जाएगा जब इसको हम मिलाएंगे तब। ठीक है, तो ऐसे जैसे ही इसको हम मिलाएंगे तो आपका कृष्ण है शब्द ऐसा बन जाएगा। अब ऐसा कहाँ पर विग्रह लिखा हुआ है, संधि विच्छेद कहाँ पर लिखा हुआ है, वही आपका राइट हो जाएगा। तो आप देख लो, ढूंढ लीजिए, सी नंबर के ऑप्शन पे लिखा हुआ है ये वाला, कृष्ण धन न, यही है। मिलाओगे तो कृष्ण है बनेगा। इसमें आपका गलत है, ये गलत है, ये गलत है। ठीक है, तो राइट आंसर आपका सी वाला होगा, बिल्कुल एकदम सही। अगला सवाल, अगला सवाल है आपका, देखो काफी आसान सा सवाल है। संस्कृतम इत्यत्र कै उपसर्ग है, संस्कृत में उपसर्ग बताना है, बहुत सरल है, सम उपसर्ग होगा। कौन सा उपसर्ग होगा? सम। ठीक, अगला सवाल है पच धन तय इत्यत्र प्रत्ययुक्त पदम भवति। यहां पर आपको पच धन अक्त इक्त प्रत्यय लगाना है और कौन सा शब्द बनेगा वो बताना है। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पच धातु में आप लगाओगे इक्त प्रत्यय
तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप पच धातु के अंदर लगाओगे त प्रत्यय, तो ऐसी स्थिति में जो त प्रत्यय का तय होगा, ये तय आपका वय में बदल जाएगा। किस में बदलेगा? वय में। ठीक है। और वय में बदलने के बाद में च का आपका चौकू से च का क बन जाएगा, तब आपका रूप बनेगा पक्वह। क्या बनेगा? पक्वह। तो पच में जब भी तय प्रत्यय लगाओगे तो पक्व रूप बनता है, पक्वह। ठीक है ना, ऐसे। अगला है उत्थाय। उत्थाय में इत्यत्र क प्रत्यय, उत्थाय में आपको प्रत्यय बताना है, तो उत्थाय में ल्यप प्रत्यय है, ल्यप। अब ल्यप प्रत्यय में ऑप्शन सी आ रहा है। ठीक है, क्योंकि इसमें उत उपसर्ग लगा हुआ है। यदि धातु से पहले उपसर्ग लगा हुआ है तो वहाँ पर ल्यप प्रत्यय हम करते हैं। ठीक है, त्वा होगा नहीं, अनियर है नहीं इसमें, यत प्रत्यय है नहीं इसमें, साफ साफ दिख जाते हैं। ये अनियर होता तो पठ नियम, खाद नियम, ऐसे। तो यहाँ पर आपका त्वा प्रत्यय भी नहीं है, खादित्वा, पठित्वा, हंसित्वा, तो ल्यप प्रत्यय होगा इसमें। ठीक है। अगला सवाल, अगला सवाल है हमारा, देखिए 88 नंबर का है। रिक्त स्थान दे रखा है विवादेन, यहाँ लिखा है, और आगे लिखा हुआ है आपका रिक्त स्थानम शुद्धम अव्ययेन पूर्यतः। आपको रिक्त स्थान में शुद्ध अव्यय का प्रयोग करके इसको पूरा करना है। तो बताइए, विवाद लिखा हुआ है, विवाद या विवाद में तृतीय वक्ति लगी हुई है, तो अलम शब्द के योग में तृतीय वक्ति होती है हमेशा। किसके? अलम, अलम विवादेन। तो यहाँ पर 88 में आपको लिखना होगा अलम, तो अलम आ जाएगा, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। यहाँ आ जाएगा अलम विवादेन, अलम कोलाहलेन, अलम भोजनेन, ऐसा आपको यहाँ पर बनाना होता है। अगला सवाल है हमारा, देखिए 89। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, संस्कृत में अनुवाद करना है। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, ये आपकी द्विकर्मक धातु से प्रश्न पूछा गया है। आपको पता है संस्कृत में द्विकर्मक धातु 16 होती है टोटल। कितनी होती है? 16। उन 16 धातुओं के 2 कर्म होते हैं, जैसे दुह, याच, पच, दंड, रुद्र, प्रस, चिब्र, शास, जी, मत, मुष, निहरी, कृष्व, ये 16 धातु द्विकर्मक धातु हैं। अब इसमें आप कह रहे हैं कि गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो द्वितीय वक्ति का प्रयोग करना है आपको। तो ये वाला होगा क्या? गलत आंसर। ये वाला देखो, अगला देखो 89 में, गुरु शिष्यात प्रश्नम, ये भी गलत। द्वितीय करनी है आपको, तो गुरुणा शिष्य है प्रश्नम, ये भी गलत। गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति, बिल्कुल सही है। हमने कहा कि द्वितीय लगेगी। गुरु शिष्य से प्रश्न पूछता है, तो गुरु शिष्यम प्रश्नम पृच्छति करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, द्विकर्मक होने के कारण। लास्ट सवाल है हमारा, देखिए, हम सबको सत्य बोलना चाहिए, संस्कृत में अनुवाद करना है। सत्य बोलना चाहिए, तो चाहिए के अर्थ में कौन सा लकार होता है बताइए? विधिलिंग लकार। तो विधिलिंग लकार का रूप बोलना है। पहले तो हम सब की संस्कृत बताइए, वयम, तो हम सब की संस्कृत हो जाएगी वयम। अब क्या बोलना चाहिए? सत्यम, तो सत्यम लिख देना होगा। तो वयम सत्यम, अब वयम के साथ में उत्तम पुरुष का बहुवचन लगाना है आपको। अब आपको विधिलिंग लकार का रूप बोलना है, तो बोलिए वदेत, वदेताम, वदेयुः, वदेह, वदेतम, वदेत, वदेयम, वदेव, वदेम, तो आएगा वदेम। क्या आएगा? वदेम, ऐसे। अब ऐसा कहाँ लिखा हुआ है? राइट आंसर हो जाएगा, ढूंढ लो फटाफट। तो बी नंबर पे लिखा हुआ है, तो यही तो करेक्ट आंसर है भाई आपका। तो यही आंसर आपका सही है दोस्तों, वयम सत्यम वदेम। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे करके हमारा हो गया वयम सत्यम वदेम, यानी हम सबको सत्य बोलना चाहिए, ये आपका करेक्ट हो जाता है। ऐसे करके हमने दोस्तों अभी आपको बताया। ये हम L2 की बात कर रहे हैं, भाषा सेकंड की बात कर रहे हैं। इसमें सारे प्रश्नों को हमने व्याख्या के साथ में अच्छे से समझाया है। प्रश्न 61 से लेकर के 90 प्रश्नों को समझाया है। अब इसके बाद में हम 2012 की बात करेंगे। 2012 के अंदर जो भी आपका आरटेट का पेपर हुआ था, उसके सारे प्रश्नों को सॉल्व करवाया जाएगा इसी तरह से। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फटाफट अपने दोस्तों को शेयर कर दो। सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है इसमें दोस्तों, क्योंकि पुराने पेपर से प्रश्न जरूर आते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप किसी भी तरह का पेपर उठा के देख लीजिए, कोई भी किसी भी एग्जाम का पेपर उठा के देख लो, निश्चित रूप से आपको इसमें रिपीट मिलेंगे प्रश्न, तो यहाँ से भी जरूर मिलेंगे, कोई संदेह नहीं है इसमें। तो ये हमने सारे प्रश्न आपको अच्छे से बताए हैं दोस्तों। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। फिर भी आपसे हम एक ही बात कहना चाहेंगे, ये वीडियो कैसा लगा कमेंट आप जरूर करें। इसमें क्या और अपेक्षा आप रखते हैं, क्या सुधार होना चाहिए, ये सब आप बता सकते हैं कमेंट के माध्यम से। लेकिन एक बात हम आपसे ज़रूर कहेंगे, सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिले और एक हमारी बहुत बड़ी टीम बने, जिससे सब लोग फ़ायदा उठा सकें। चलिए दोस्तों, आप सुन रहे, मैं आप सबका दोस्त लखनलाल माली। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए इंतजार करें। अपना और अपनों का ध्यान रखें। जयतु भारतम, जयतु संस्कृतम। धन्यवाद।